कैसे अप्लाई किया, कैसे रीच आउट किया लोगों को और प्रिपेयर कैसे किया? तो सब चीज़ एक ऑल इन ऑल गुड लगा। ऑल इन ऑल गुड लगा कि पैकेज हाइक भी मिला था कुछ वहाँ पर? हाँ, हाइक मिला था मुझे। तो ले ऑफ यहीं से हुआ फिर? वो हम लोग को ऐसे सब लोग को एक मीटिंग में बुलाया और ऐसे ऐसे बोला गया कि मतलब वी आर अनफॉर्चुनेट एंड सॉरी टू लेट यू गाइस गो। आप कोई भी एक कंपनी है उसमें जितने लोगों को आप मैसेज कर सकते हो ना, कर दो एक बार, 10 जन 20 जन सबको मैसेज करो। एजेंसी वगैरह भी होती है क्या, जो मीडिएटर्स होते हैं, एजेंसी होती है जो आपको कनेक्ट करवाते हैं रिक्रूटर से? कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, कि कौन सी ओपनिंग चल रही है, कौन सी कंपनी अच्छा सीटीसी देगी, वो कैसे पता चलता है? अच्छा ये बताओ, रिजेक्शन भी हुए थे क्या? क्या रिक्रूटर ऐसा बोलते हैं कि यार आपका ले ऑफ हुआ है, हम नहीं हायर करने वाले आपको? इस लेवल पे भी लोग सिस्टम डिजाइन पूछ रहे हैं मार्केट में, मतलब स्टार्टअप्स वगैरह पूछते हैं सिस्टम डिजाइन? कई कई जगहों पे ये है कि आपके इंटरव्यूज बहुत अच्छे भी चले गए लेकिन फिर भी मतलब आपको रिजेक्शन आ गया। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो आई हैव समवन हु गॉट लेड ऑफ इन दिसंबर 2023। 1.5 मंथ में मल्टीपल ऑफर्स क्रैक करे फ्रॉम सम वेरी गुड स्टार्टअप। तो लोगों को लगता है कि यार बस फायरिंग ही चल रही है, कहीं हायरिंग नहीं हो रही है। वी गोना लुक एट द एंटायर सिनेरियो कि असली सिनेरियो है क्या। ठीक है, आपको प्रिपरेशन जर्नी पता चलेगी, कैसे कंपनीज को रीच आउट करना है वो पता चलेगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट फॉर यू, सो वॉच टिल द एंड। हो सकता है थोड़ी सी लंबी पॉडकास्ट हो क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक द वीडियो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हाय प्रांजल, हाउ आर यू? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। तो प्रांजल, हम लोग आपकी पूरी जर्नी जानेंगे, स्पेशली ये जानेंगे कि आपने ड्यूरिंग रिसेशन एक ले ऑफ के बाद कैसे इतनी सारी कंपनीज क्रैक करी। बट शुरुआत करते हैं बिल्कुल बिगनिंग से कि आपने अपना करियर कौन सी कंपनी से स्टार्ट किया था? मैंने नावी टेक्नोलॉजी से स्टार्ट किया था। मैं वहाँ पे जुलाई 2022 में ज्वाइन किया था। अच्छा। एज अ बैकएंड डेवलपर। और एज अ फ्रेशर आपने स्टार्ट किया था? हाँ, एज अ फ्रेशर। ऑलराइट, तो वहाँ पर लगभग कितना टाइम काम किया? मैंने अराउंड वहाँ पे 14 मंथ्स काम किया। गॉट इट। तो मतलब काम काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड लाइक काफ़ी कनेक्शंस बनाए या। ऑलराइट, एंड कितना पैकेज था वहाँ पर? वहाँ पे अराउंड 27 LPA पैकेज था, जिसमें से 20 फिक्स्ड था, 2 बोनस पार्ट था एंड 5 वाज ESOPs। ग्रेट। तो उसके बाद फिर आपने स्विच करने का कब सोचा? स्विच करने का मैंने अराउंड जुलाई अगस्त 2023 के वक्त सोचा। एक्चुअली मेरी ग्रोथ वहाँ पे काफ़ी स्टैग्नेंट हो चुकी थी। आई वाज़न्ट लर्निंग एनीथिंग न्यू एंड मतलब मैंने शेयरचैट से मुझे ऑफर मिला। तो शेयरचैट में मैंने पहले से इंटर्नशिप कर रखी थी ड्यूरिंग माई कॉलेज 4th ईयर। अच्छा। तो वहाँ पे उस वक्त मतलब चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इन्जॉय किया था, काफ़ी कुछ सीखा था। तो इसलिए फिर मतलब अभी जब ऑफ़र मिला तो मैंने एक बार कंसिडर किया और मैंने फिर काफ़ी लोगों को वहाँ पे जानता था, तो वहाँ पे करंट सिचुएशन के बारे में भी पूछा। तो सब चीज़ एक ऑल इन ऑल गुड लगा। ऑल इन ऑल गुड लगा कि पैकेज हाइक भी मिला था कुछ वहाँ पर? हाँ, हाइक मिला था मुझे। तो वहाँ पे मेरा CTC हो गया था अराउंड 43-44 LPA, जिसमें से मतलब 27 वॉज बेस। अरे वाह। हाँ। ग्रेट। तो ले ऑफ यहीं से हुआ फिर? हाँ, शेयरचैट से ले ऑफ हुआ यार। ओके, कुछ रीजन पता चला ले ऑफ का, मतलब क्यों निकाला गया? तो ले ऑफ का रीज़न एज सच ऐसे हम लोग को बताया तो नहीं था। मतलब आई थिंक इट वाज मोस्टली फ्रॉम द बिजनेस साइड। तो मतलब वो हम लोग को ऐसे सब लोग को एक मीटिंग में बुलाया और ऐसे ऐसे बोला गया कि मतलब काफ़ी रिडंडेंट डेवलपर्स हैं, हम लोग कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे हैं, तो इसलिए वी आर अनफॉर्चुनेट एंड सॉरी टू लेट यू गाइस गो। अच्छा, थोड़ा बुरा लगा होगा उस टाइम पे? हाँ यार, मतलब बुरा तो ऐसे लगा ही, मतलब ऑब्वियसली मतलब एकदम से ऐसे हो गया ना कि यार अब एकदम जॉब हंटिंग करना होगा। हाँ हाँ हाँ, समझता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएंगे फिर ले ऑफ के बाद आपने कौन से ऑफर्स क्रैक करे अलॉन्ग विद द CTCs इफ यू रिमेंबर? या श्योर। ले ऑफ्स के बाद मैंने फ़ोन पे क्रैक किया था, जिसमें मैं अभी करंटली एम्प्लॉय हूँ। फिर जोमेटो क्रैक किया था। जोमेटो में मेरा CTC अराउंड 36 LPA था। फिर मैंने क्विंस क्रैक किया था, QUNCE। तो वो US बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे मेरा CTC अराउंड 45-46 LPA था। नाइस। फिर मैंने एक हेड आउट क्रैक किया था। तो हेड आउट में भी मेरा CTC अराउंड 40 LPA था। एंड मैंने एक सुपर मनी क्रैक किया था, फ्लिपकार्ट सुपर मनी। तो उसमें भी मेरा उसमें CTC इस तरह से था ना कि मेरा फिक्स्ड कंपोनेंट 32 LPA था एंड इक्विटी वाज अराउंड 0.01%, 0.1%। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नंबर बट सम। गॉट इट। ग्रेट, बहुत सारे ऑफर्स आपने क्रैक करे। वील नोट द एंटायर स्ट्रेटजी कि कैसे अप्लाई किया, कैसे रीच आउट किया लोगों को और प्रिपेयर कैसे किया। बट बिफोर दैट मेरे को एक जनरल क्वेश्चन जानना है कि ले ऑफ के बाद ना एक प्रेशर भी तो क्रिएट हो जाता है। जैसे आपने बताया था कि यार लगा तो था उस टाइम पे जॉब हंटिंग करनी पड़ेगी, तो वो प्रेशर से कैसे डील किया आपने? तो मतलब यार देखो, प्रेशर तो आएगा ही।
मतलब और वो प्रेशर से आपको डील करना पड़ेगा। ऐसा है नहीं कि प्रेशर आ गया तो हाथ पैर छोड़ के बैठ गए, इस तरह से वैसे नहीं चल सकता। तो अब चीज़ ये है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे अगर कंटिन्यूसली जैसे आप अगर पढ़ाई करते जाओगे ना तो आप जल्दी बर्न आउट हो जाओगे। तो इसलिए यू ऑल्सो नीड टू गिव सम टाइम टू योर सेल्फ। तो इसलिए मैं क्या करता था ना, जैसे रोज सुबह थोड़ा स्पोर्ट्स खेलता था, बैडमिंटन हो गया, रनिंग हो गया, इस तरह के स्पोर्ट्स खेलता था, तो थोड़ा एक आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। फिर जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मैं कुकिंग खुद करता था। तो मैं जब कुकिंग करता था ना तो मैं क्या करता था कि भगवत गीता का पॉडकास्ट चला देता था। तो वो जैसे 1 घंटे रोज सुन रहे हैं ना, तो उससे माइंड काफी शांत हो रहा है। आप अगर जो आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जीज है ना वो सब बाहर निकल रही है, आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में सोच पा रहे हो। ऑलराइट। तो इस तरह से मुझे काफी हेल्प मिला। ओके, साथ साथ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन एंड जॉब हंट वगैरह ये तो चलता रहता वो तो मतलब वो थ्रू आउट द डे चलता ही था। मतलब ये सब चीज़ों के अलावा मतलब सुबह शाम रात दिन वो सब मतलब चलता ही रहता। ओके, आई होप आप लोगों को पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा। अब आगे बढ़ने से पहले देयर इज एन इन्फॉर्मेशन फॉर दोज हु वांट्स टू लर्न सिस्टम डिजाइन। हमने LearnYard पे अपना फर्स्ट सिस्टम डिजाइन बैच लॉन्च कर दिया है। द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of March एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लाइव कोर्स। सारी क्लासेस लाइव रहने वाली हैं एंड सारी क्लासेस वीकेंड्स पे होंगी, सो इवन प्रोफेशनल्स कैन ज्वाइन इन द कोर्स। आपकी जो इंस्ट्रक्टर हैं ही हैज 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने Amazon में काम किया हुआ है, फेसबुक में काम किया हुआ है एंड करंटली वर्किंग एट गूगल एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बहुत सारे सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यूज लिए भी हुए हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड कोर्स। पूरा कोर्स का करिकुलम आप लोग एक बार जाकर के देखो, हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है और वो डिटेल वीडियो देखने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है डेफिनेटली इनरोल। लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन के दोनों अलग अलग मॉड्यूल हैं, बट यू कैन इवन गेट द बंडल, उस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड विदाउट डिले यू कैन इनरोल इन द कोर्स, बिकॉज कुछ टाइम बाद जो फीस है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बिकॉज देयर इज अ डिस्काउंट गोइंग ऑन फॉर अ लिमिटेड टाइम। अब हम लोग पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको अगर करंट सिचुएशन पता हो कि लेऑफ्स तो हो ही रहे हैं, वो तो आपको पता ही, आपने फेस किया, बहुत सारे लोग ऐसे फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि फाइनल ईयर में हैं वो भी काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर हायरिंग। और लेऑफ की न्यूज़ जब आती है ना तो लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, अब तो टेक एकदम खत्म होने वाला है। तो व्हाट डू यू थिंक कि लोग जो डिप्रेस्ड हैं उनके लिए कोई मैसेज है आपके पास? यार मतलब मेरा वही मैसेज है ना कि डिप्रेस होके कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब देखो, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ ना तो आज से 10 साल पहले आई थिंक मेरे हिसाब से मैं ज़ीरो पे था और मैं सड़क पे था। मतलब मेरे पापा, मैं जब 7 साल का था तब मुझे छोड़ के चले गए थे और मैं उस वक्त मतलब टाइफाइड हो रखा था और मैं जस्ट ऑन द वर्ज था हॉस्पिटलाइजेशन के। अच्छा। और मतलब इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 5 years मतलब सम थिंग्स हैपेंड जिसकी वजह से ऐसा था ना कि मतलब मैं और मेरी मम्मी हम लोग मतलब पूरा पूरा दिन गार्डन में स्पेंड करते थे, क्योंकि हम लोग को घर नहीं मिलता था रहने के लिए। हाँ, बिकॉज नो वन वांटेड टू गिव हाउस टू अ डाइवोर्स वुमेन। दे यूज्ड टू से अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। तो इस तरह से हमको, एंड जयपुर का अगर आपको वेदर पता हो ना, मैं जैसे ओरिजिनली जयपुर से हूँ, तो जयपुर का वेदर अगर जैसे पता हो ना तो गर्मियों के टाइम वो 40 डिग्री तक चले जाते हैं। वहाँ की बात बता रहे हो आप मेरे को? हाँ। अच्छा। तो वैसे एक्सट्रीम कंडीशंस होते थे। एंड मतलब खाने के लिए ऐसा होता था ना कि मतलब दोपहर का लंच हमने रोटी को हरी मिर्च के साथ खा के इस तरह से पेट भर लिया, बिकॉज वी कुडंट इवन अफोर्ड शुगर, तो सब्जी तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह की सिचुएशंस रही। पानी भी भरने जाते थे तो काफ़ी लोग मजाक उड़ाते थे। एंड नो वन वांट्स यू टू राइज नाउ, क्योंकि मतलब देयर इज अ सेइंग, वो भले ही बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट इट इज़ ट्रू दैट द स्ट्रॉन्ग ऑलवेज प्रेज अपॉन द वीक। तो कोई भी नहीं चाहता कि कमज़ोर इंसान ऊपर उठे, तो उसको दबाते हैं लोग। एग्जैक्टली। तो मेरे साथ भी, हम लोग के साथ भी वही होता था। बट उस वक्त भी मेरे दिमाग में भी एक बार थॉट प्रोसेस आया था कि यार सुसाइड कर ले क्या, लेकिन ये आप कब क्या बता रहे हो मेरे को? ये 2012 की बात है। अच्छा, यू वर इन स्कूल? यस। ओके। तो लेकिन मतलब वो चीज़ होती है ना कि मतलब ठीक है, भगवान की कृपा थी, आशीर्वाद था कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड मतलब वहाँ से फिर जब मतलब आप एक बार ठान लेते हो ना, और फिर ऐसा होता है कि आप कभी भी अकेले नहीं हो। मेरा मैसेज हमेशा ये रहता है ना कि अगर आप सही काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो ना, चाहे पूरी दुनिया, चाहे कुछ भी चीज़ आपके अगेंस्ट हो, भगवान हमेशा आपके साथ है। यू आर नेवर अलोन, राइट? यस। तो आपकी हमेशा किसी ना किसी तरीके से आपसे रास्ते निकलेंगे, मिरेकल्स होंगे, कुछ चमत्कार होंगे, जो कुछ लोग होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आके बहुत ज़्यादा हेल्प करके चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ भी वैसी चीज़ें हुई और फिर मैंने भी अंदर से एकदम ठान लिया कि हाँ भाई ठीक है, अपना करियर बनाना है तो बनाना है। अच्छा। तो फिर मतलब वहाँ से जब चीज़ें टर्न अराउंड होना चालू हुई तो बस आज आपके साथ बैठा हूँ। बिल्कुल, प्रांजल से मेरा डिस्कशन हो रहा था इस चीज़ को लेकर के, एंड प्रांजल टोल्ड मी कि इतना सारा स्ट्रगल फेस करने के बाद फिर मैंने 11th क्लास में ठान ही लिया कि यार अब तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई हैव टू गेट थ्रू दिस फेज।
तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है ये, एंड द वे यू एंड योर मॉम दोनों मिलकर के जिस तरीके से वो जर्नी क्रॉस करके आए हो ना, इट रियली हेड्स ऑफ टू दैट यार। अपनी मॉम को भी मेरी तरफ से बोलना कि उन्होंने बहुत ही हिम्मत से काम लिया उस टाइम पे, बिकॉज आई हैव हर्ड द एंटायर स्टोरी। मे बी यहाँ पर हम सब कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट इट्स अ रियली इंस्पायरिंग स्टोरी कि जीरो से जो बंदा एक मुकाम तक पहुंच गया, राइट, उसको जर्नी पता है, उसको रास्ता पता है। एग्जैक्टली। तो अब उसको अगर तुम दोबारा जीरो पे ला करके खड़ा कर दोगे ना, ही विल बी अगेन एबल टू क्लाइंब दैट। हाँ, मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जीरो आप जीरो आ जाओगे, नेगेटिव नहीं करेगा कोई आपको। हाँ, जीरो भी पहुंचे ना, तब भी मेरे को ऐसा लगता है ना कि आपके पास एक पॉजिटिव है कि आपने एक जिंदगी जी चुके हो, बिल्कुल एक बहुत अच्छी जिंदगी जी चुके हो। तो कभी इसलिए ना डिप्रेस होने का या इस चीज़ का कभी ज़रूरत नहीं है। आप मतलब हमेशा बस मेहनत करते रहो, सही दिशा में मेहनत करते रहो, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल। अगर अभी मतलब मेरा भी यही कहना होता है लोगों से कि यार हद से ज़्यादा क्या ही बुरा हो जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ जो कि दूसरों की लाइफ में अगर आप सुनोगे ना, तो इतनी खराब चीज़ें हो रही हैं कि आपको अपने जो दुख हैं वो थोड़े से कम लगने लगते हैं कि यार ठीक है, एटलीस्ट वी आर ब्लेस्ड टू हैव हैंड्स एंड लेग्स, राइट, टू वॉक एंड डू द वर्क। सही बात है। तो वही यार, मतलब हम हर किसी चीज़ को इतनी बड़ी परेशानी नहीं बनाना चाहिए। ले ऑफ एक पार्ट है लाइफ का, आई गेस, और जो अभी चल रहा है रिसेशन वाला फेज, ये भी एक छोटा सा पार्ट है, इट विल पास। तो ठीक है, बहुत ही इंस्पायरिंग लगी मुझे आपकी जर्नी। अब आपसे थोड़े से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं उन लोगों के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जिनका ले ऑफ हो चुका है एंड दे वांट टू गेट हायर्ड। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इस टाइम पे आप रीच आउट कैसे करें लोगों को, लाइक हाउ टू रीच आउट टू पीपल, हाउ टू आस्क देम फॉर रेफरल्स, बिकॉज कई बार क्या होता है लोग रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, या फिर लोग कंपनी में अप्लाई करते हैं बट देन दे डोंट गेट द इंटरव्यू कॉल। तो क्या स्ट्रेटजी रहती है इसमें? तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि आप सबसे पहले उन लोगों के थ्रू अप्लाई करो जिनको आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानते हो और जो आपको जानते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही मुझे ये चीज़ पता चली, मेरे जो भी कनेक्शंस थे जिनके साथ मैंने, जो मेरे भले कॉलेज के सीनियर्स हो, सीनियर्स के जूनियर्स हो, कोई भी हो, उनको रीच आउट किया। फिर मैंने नावी में काम किया था, तो नावी में जितने भी मेरे कलीग्स थे जिनके साथ कभी भी अगर काम किया है ना, तो मैंने उनको रीच आउट किया। मैंने उनको बताया कि मेरा ऐसे ऐसे सिचुएशन है एंड मेरे को जॉब चाहिए। ठीक है। तो उन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की। एंड ये भी चीज़ होती है ना कि अब जैसे भी है कि काम अच्छा किया है, मेरी एक गुड रेपुट थी, इसके कारण मेरे कुछ मैनेजर्स ने मेरे को आगे चल के भी रीच आउट किया। दे ऑल्सो आस्क्ड मी कि हे प्रांजल, आर यू स्टिल लुकिंग? मैंने कहा येस। तो उन्होंने अपनी कंपनी में मुझे रेफरल दिया। मैंने उनको बताया कि मैं इमीडिएटली ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने एचआर को वो मैसेज भी पास किया और वो एक मतलब पुश करवाया कि इसका हायरिंग जल्दी करवाए। गॉट इट। तो वो एक पहला स्टेप होता है। वो जब हो गया तब फिर मतलब इसी के थ्रू अगर जैसे आपके अच्छे कनेक्शन है तो आपको मोस्टली कंपनीज में रेफरल्स मिल जाएंगे। ठीक है। अगर फिर भी नहीं मिलते, बहुत बार होता है नहीं मिलते हैं रेफरल्स, तो फिर दूसरा तरीका होता है ना कि आप लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करो। लिंक्डइन पे जैसे लोगों को रीच आउट किया, तो उसमें यह है कि आप कोई भी एक कंपनी है उसमें जितने लोगों को आप मैसेज कर सकते हो ना, कर दो एक बार, 10 जन 20 जन सबको मैसेज करो, तो कोई एक जन तो होगा जो आपको रिप्लाई कर देगा और वो आपको मतलब रेफरल दे देगा। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर कम रिप्लाईज आते हैं, इसलिए यू हैव टू रीच आउट टू मोर पीपल। हाँ, राइट। और एक अच्छा मैसेज आपको लिख के देना होगा कि जिसमें मतलब वो बंदे को भी सुन के एकदम मैसेज देख के अच्छा लगे। ऑलराइट, कुछ पॉइंटर्स इसके लिए कि किस तरीके से वो मैसेज लिखा जाए? मैसेज में मतलब आप एक शॉर्ट एंड क्रिस्प में बता दो, जैसे कि हाँ भाई, मेरे को इतना ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैंने इस कंपनी में काम किया है, इस टेक्नोलॉजीज पे काम किया है एंड मैं इमीडिएटली ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। ओके। तो और फिर साथ में जैसे मतलब एक शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ योर रिज्यूमे का लिंक, मतलब शॉर्ट यूआरएल जो है आप अटैच कर दो, ताकि मतलब उसको भी एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगे कि प्लीज सेंड मी योर रिज्यूमे। करेक्ट। ठीक है। तो इस तरह से। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन एनी अदर प्लेटफॉर्म दैट यू एक्सप्लोर्ड? हाँ, तो जैसे अब लिंक्डइन के अलावा 2-3 प्लेटफॉर्म्स है, जैसे इंस्टा है, naukri.com, ये सब जगह पे क्या है, आप अपनी प्रोफाइल बना दो और प्रोफाइल बनाने के बाद आपने रिज्यूमे डाल दिया, आप वहाँ पे काफ़ी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, तो उनमें अप्लाई कर दिया। फिर एक और पोर्टल है जैसे गीक ट्रस्ट मैंने जैसे स्टार्ट किया था कि कोई एक कंपनी का मशीन कोडिंग ग्राउंड था, उसके लिए प्रेप करने के लिए। अच्छा। बट गीक ट्रस्ट पे क्या होता है कि आपने जब अपना प्रोफाइल डाला ना, तो उसके बाद कुछ कंपनीज का हायरिंग उसके थ्रू होता है। तो मेरा जोमेटो का ऑफर उसके थ्रू आया। ओके। तो उसमें जैसे आ गया कि जोमेटो इज हायरिंग, अप्लाई नाउ। हाँ, हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे भी इस तरीके से आते रहते हैं, राइट? चैलेंजेस आते हैं, उनके चैलेंजेस के बेस पे हायरिंग हो जाती है। तो जोमेटो का मैंने जैसे उसके थ्रू अप्लाई कर दिया, तो फिर मतलब फिर कॉल आ गया, वो सब चीज़ें हो गई। ओके, नाइस। तो ये सब कुछ पोर्टल्स है जिस पे आप कर सकते हो। ऑलराइट। अच्छा, एजेंसी वगैरह भी होती हैं क्या, जो मीडिएटर्स होते हैं, एजेंसी होती हैं जो आपको कनेक्ट करवाते हैं रिक्रूटर से?
हाँ, ऐसे कुछ कुछ एजेंसीज होती है। तो अब इसका प्रॉब्लम ये है ना कि आपको बहुत अच्छे से खुद से नहीं पता रहता कि कौन सी एजेंसी है, क्या है। तो इसलिए आप जैसे लिंक्डइन बहुत ज़्यादा जब यूज़ कर रहे हो ना, तो किसी का पोस्ट आपने देख लिया, उसको जैसे वही मैसेज कर दिया। जैसे मेरे केस में एक था टेक सिस्टम्स, तो उनकी जो भी मैनेजर थी, एम्प्लॉय थी, मैंने उनको रीच आउट किया उनका एक पोस्ट देख के, और उन्होंने फिर मतलब रिवर्ट बैक किया और उन्होंने मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू शेड्यूल करवाया। अच्छा अच्छा, तो ये भी एक तरीका है बेसिकली, राइट? ठीक है। तो लगभग कितनी कंपनीज में आपने अप्लाई किया होगा, और पता कैसे चलता था कि यार कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, कि कौन सी में ओपनिंग चल रही है, कौन सी कंपनी अच्छा सीटीसी देगी, वो कैसे पता चलता था? यार देखो, अगर जैसे सीटीसी वाली बात करूँ ना, मैं जिस सिचुएशन में था, मैं सीटीसी के बारे में नहीं सोचता था। ओके। मेरे को ये रहता था कि इंटरव्यूज देने हैं, एक बार जब एक ऑफर आ जाए उसके बाद में सोचेंगे। ठीक है। तो अब मैंने लगभग अराउंड 50 to 55 कंपनीज में अप्लाई किया था टोटल में। ठीक है। तो अब वो सब कंपनीज में मैं, अब ओपनिंग्स कैसे मिलती थी कि कई बार ऐसा हो रहा है कि अच्छा ठीक है आपको डायरेक्टली मिल गया, कई बार ये हो रहा है कि बिकॉज आप रोजाना मेहनत करके रिज्यूमे स्प्रेड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से पहुंच गया और आपके पास कॉल आ गया। हाँ। कई कई जगह पे है ना, इसी से ऐसे टाइम्स पे ना आपके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप सारी ओपनिंग्स को नहीं देख पाओगे। तो उन लोगों ने कोई ओपनिंग्स देखी, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड कर दिया, फिर आगे का काम ठीक है, मैंने रेफरल जुगाड़ा, रेफरल करवाया और वो सब कर दिया। अच्छा अच्छा। और मतलब हाँ, मतलब इसी तरह से अप्लाई करते जाओ। कभी कभार फिर ये होता है कि एचआर लोगों ने आपका रिज्यूमे देख लिया तो वो आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आप बता रहे हो कि लगभग 50 कंपनी में आपने अप्लाई किया था, तो क्या वो आपने कोई शीट वगैरह बनाई हुई है उसकी? हाँ हाँ। तो क्या होता है ना कि मतलब ऑब्वियसली हर एक कंपनी का आप ध्यान नहीं रख सकते। तो मैंने क्या करा हुआ था कि एक शीट बना रखी थी जिसमें हर एक कंपनी का नाम था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये स्टेटस है अभी, ये एक्शन मुझे लेना है। अच्छा। तो जैसे अगर मैंने अप्लाई कर दिया है, तो हाँ मतलब अगर रेफरल के लिए पूछना, रेफरल अगर ले लिया है तो रेफरल का फॉलो अप लेना। अच्छा। फिर रेफरल का अगर मिल गया है, तो अगर कोई मान लो मेरे दोस्त ने, जैसे अगर आपने रेफरल दिया है, तो मैं आपसे बोलूंगा यार थोड़ा एचआर को पुश कर दो। अच्छा। फिर अगर कॉल्स आ गया, मान लो मैंने इंटरव्यू दे दिया है, फिर अगर एचआर का फीडबैक नहीं आ रहा है तो एचआर से कॉल करना, ऐसे हर एक चीज़ में नोट डाउन करके रखता था। तो और उससे क्या होता था ना कि मतलब टाइम टू टाइम एक बार देख लिया और उस हिसाब से मेरे को अच्छा ध्यान आ गया, ठीक है इस कंपनी में मुझे करना है, बाकी सब कंपनीज में मैं अपनी साइड से अपने एफर्ट्स डाल चुका हूँ अभी। गॉट इट गॉट इट। ठीक है यार, तो ये जो लिस्ट है ये हमें दे देना, हमारे लिए बहुत हाँ यूजफुल रहेगी। जरूर। जो लोग भी जॉब हंट कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कंपनी हायर करती है, राइट? एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सच ए शीट, बिकॉज आपको पता ही नहीं रहेगा इतनी सारी कंपनी में आप अप्लाई करोगे, किसमें इंटरव्यू चल रहा है, किसमें फीडबैक लेना बाकी है, किसमें क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसमें नेगोशिएट कर रहे हो, हाँ, ये भी मेंटेन करते थे कि इसमें नेगोशिएशन चल रहा है? यार नेगोशिएशन वाला पार्ट उतना मेंटेन नहीं किया, वो मतलब बहुत ठीक है, खुद से कर लिया। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये बताओ रिजेक्शन भी हुए थे क्या? हाँ यार, मतलब रिजेक्शंस हुए तो मैंने इन टोटल मतलब 5 हफ्तों में अराउंड 30 इंटरव्यूज दिए थे। अच्छा। और कुछ 4-5 ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स इस तरह से। तो अब ये 30 इंटरव्यूज में से मेरे को इनिशियल जो है कुछ 10 इंटरव्यूज में रिजेक्शंस आए थे। स्टार्टिंग में 10 के 10 रिजेक्ट हुए थे आप? मतलब ऐसा था कि किसी एक आध कंपनी में एक इंटरव्यू क्लियर हो गया तो दूसरे में रिजेक्शन आ गया, अच्छा। या हाँ। 2 इंटरव्यूज क्लियर हो गए एकदम लास्ट राउंड में आपको रिजेक्शन आ गया। इस तरह की कुछ कुछ मतलब ऐसे रिजेक्शंस आए थे। तो इसमें क्या कुछ लर्निंग मिली रिजेक्शन हाँ से? यार, मतलब ऑफ कोर्स तो लर्निंग्स, मतलब जैसे लर्निंग्स, पहली लर्निंग तो ऑब्वियसली आपको टेक लर्निंग मिलती है कि कोई चीज़ अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो अच्छा ठीक है वो चीज़ देखनी है। फिर कभी कभार क्या होता है ना, क्योंकि आप वल्नरेबल हो अभी, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो। तो अब उसके कारण क्या होता है कि कोई चीज़ जैसे अगर आपको आती है फिर भी आप नहीं बता पाते हो, तो यहाँ पे भी एक प्रेशर मैनेजमेंट आता है कि मतलब आपको है ना, ठीक है आपको वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि हाँ मतलब यार आपने गड़बड़ कर दी है, तो थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, कूल डाउन। और इस तरह से मतलब वो एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है ना कि एक ही चीज़ मतलब आप करते जा रहे हो। हाँ। तो इस तरह की लर्निंग भी मिलती है कि हाँ शांत दिमाग से बैठना है इंटरव्यूज में, मेडिटेशन करके बैठो, दिन में रोज मेडिटेट करो एक बार, तो गॉट इट। शांत दिमाग रहे। आपका मेडिटेशन की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे को लग रहा है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो पार्टीज़ में थोड़ा ज़्यादा बिलीव करते हैं, मेडिटेशन में और अपना प्रेयर्स में, पूजा पाठ में, नमाज पढ़ने में थोड़ा कम बिलीव करते हैं। तो मुझे उसके बारे में बताओ कि उससे क्या फ़ायदा होता है आपको? यार मतलब मेडिटेशन जब करते हैं ना, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी मकसद के लिए नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करने के लिए कर रहा हूँ। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं अपने अंदर से पूरे शरीर को जानने के लिए,
कि मैं जब अपनी लंबी सांसें ले रहा हूँ तो मैं बस उन जो वो ब्रीथ्स है ना उनके पूरे फ्लोज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा वो यहाँ से गई अंदर तक पहुंची फिर मैंने छोड़ी इस तरह से। तो वो समहाउ ऐसा होता है ना कि जब आप करते हो ना दिन के 10-15 मिनट तो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत कर देते हैं। गॉट, यू हैव अ कंट्रोल ओवर योर माइंड, राइट? हाँ, और मतलब ऐसे जब प्रेयर्स ये सब चीज़ भी ऐसी होती है ना कि इनमें एक एनर्जी रहती है, जैसे ओम अगर बोल रहे हैं तो उसमें कुछ एनर्जी है जो आपको मिलती है। वैसे ही हर हर जगह हर चीज़ हर प्रेयर में आपकी एक एनर्जी है। गॉट इट। तो वो और मतलब ये सब चीज़ें अपन पॉजिटिविटी आती है हाँ, बेसिकली। और हर एक चीज़ में आप कोई भी ऐसी प्रेयर पढ़ोगे ना तो उसमें एक लॉजिक रहता है जिसके कारण आपको वो एक मतलब एक शांत दिमाग होता है, एक आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है टुवर्ड्स द आपको एक आपका अपनी लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव एक थोड़ा पॉजिटिव साइड में चेंज होता है, मुझे ऐसे लगता है। ग्रेट ग्रेट। पार्टी वगैरह भी करते हो? मतलब बहुत कम। ओके, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया आपसे कि आपने कैसे रीच आउट किया कंपनीज को, और वो लिस्ट भी हम शेयर कर देंगे लोगों के साथ। अब थोड़ा सा जानते हैं कि जब रिक्रूटर से बात करी जाती है और आप ले ऑफ हो चुके हो, ठीक है, आपका ले ऑफ हो चुका है, तो क्या वो चीज़ इम्पैक्ट डालती है? क्या रिक्रूटर ऐसा बोलते हैं कि यार आपका ले ऑफ हुआ है, हम नहीं हायर करने वाले आपको? नहीं, ऐसा कोई रिक्रूटर आपको नहीं बोलते, बिकॉज रिक्रूटर्स भी मतलब आज की तारीख में ना मुझे ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि है ना उनको पता है कि कोई कैंडिडेट का अगर ले ऑफ हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसकी गलती हो, इट्स बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स कि अगर मतलब हर जगह ले ऑफ्स हो रहे हैं तो कैंडिडेट्स की गलती नहीं हो सकती है। Correct. और फिर मतलब रिक्रूटर्स भी अगर आपको कॉल कर रहे हैं तो उन्होंने आपका रिज्यूमे देखा है, तो उन्होंने आपको एलिजिबल समझा है तभी वो आपको कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन आपसे कि ले ऑफ हुआ है? हाँ, मतलब रिक्रूटर्स क्या होता है ना कि जैसे अब शेयरचैट में अगर ले ऑफ हुआ तो मार्केट में वो न्यूज़ फैल जाती है। बिल्कुल। तो रिक्रूटर्स को पता होता पता है कि होता है। मतलब आपका ले ऑफ हो सकता है, ये बंदा शेयरचैट में मतलब काम किया है, तो वो ऐसे पूछ लेते हैं। अब उनको हाँ एक्चुअली ये एक पॉजिटिव साइड भी आपको इम्पैक्ट करता है कि क्या हुआ, जैसे रिक्रूटर्स ने अगर मुझसे पूछा कि आपका ले ऑफ हुआ है क्या, तो मैंने अगर बोल दिया तो मतलब वो पूछेंगे कि अच्छा आप तो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, तो उनके लिए भी वो एक पॉजिटिव साइड हो जाती है कि वो आपका फिर क्या है हायरिंग जल्दी करवा देंगे कि 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर ही हायरिंग खत्म कर देंगे और वो आपको ज्वाइन करवा देंगे। नोटिस पीरियड नहीं है बेसिकली, Exactly. क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत देखी इंडस्ट्री में कि व्हेन रिक्रूटर्स वांट टू हायर दे वांट कि बंदा अगले दिन ज्वाइन कर ले। एग्जैक्टली राइट, वो पेशेंस नहीं होता है। समटाइम्स जो नोटिस पीरियड होता है ना उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है कि भाई आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड है, हम हायर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ग्रेट, बट इट इज जस्ट दैट कि लोगों को सिनेरियो के बारे में पता है, अवेयरनेस है, इसलिए इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कूल। थोड़ा सा प्रिपरेशन पे आते हैं अब आपकी, ठीक है? तो प्रिपरेशन कैसे चालू करी जिस दिन आपको न्यूज़ मिली कि ठीक है अब ले ऑफ हो चुका है, तो नेक्स्ट डे से फिर प्रिपरेशन चालू कर दी होगी आपने, राइट? हाँ, मतलब नेक्स्ट डे से ही चालू कर दी थी। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है लोगों को रीच आउट करने में कि वो सब टाइम गया, ठीक है, मतलब रीच आउट किया, अप्लाई किया, हर जगह प्रोफाइल बनाई, एक्सेप्ट लिंक्डइन पे तो प्रोफाइल रहता ही है। करेक्ट। थोड़ा सा रिज्यूमे के बारे में बताइए कि रिज्यूमे पे पे फोकस किया सबसे पहले तो वही चीज़ आ जाती है कि लोगों को रीच आउट करने से पहले भी रिज्यूमे बिल्डिंग। तो रिज्यूमे में क्या है ना कि मतलब अब अपन उस स्टेज पे आ जाते हैं कि जब अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है ना तो वर्क एक्सपीरियंस इज द थिंग जो सबसे ज़्यादा आपका बोलेगा। बिल्कुल। तो वर्क एक्सपीरियंस आपका बहुत सही से लिखा हुआ होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी टास्क किया है तो वो टास्क मेंशन किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इम्पैक्ट था, जो मैट्रिक्स थे, वो सब आपने डाले। फिर रिज्यूमे में मतलब आपने अगर मान लो मल्टी टीम कोलैबोरेशन था तो वो चीज़ आपने किस तरह से हैंडल की, या मल्टी टीम कोलैबोरेशन किया है तो वो चीज़ आपने बता दी। कोई अगर टेक टास्क सॉल्व किया है तो टेक टास्क से क्या मतलब आपकी अगर टेस्ट कवरेज बढ़ी है या कुछ एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ी है तो वो सब चीज़ आपको आपने रिज्यूमे में डाल दी। तो ये सब चीज़ आपकी हेल्प करती है। और उन चीज़ों को जैसे कोई पर्टिकुलर वर्ड्स है, की पॉइंट्स है, तो उनको बोल्ड कर दिया। अच्छा, तो वो सब चीज़ें मतलब आपकी हेल्प करती है। ऑल राइट। तो अपने रिज्यूमे जो है आपने खुद ही बनाया या फिर कहीं से हेल्प ली, कुछ रेफर किया? तो मैंने जैसे एक इनिशियल वर्जन मैंने खुद से बना दिया। अब उसके बाद क्या है, मैंने जैसे अपने जो भी दोस्त लोग हैं या जो भी मतलब इंडस्ट्री में रह चुके हैं मेरे सीनियर्स है, उनसे मैंने वो रिज्यूमे रिव्यू करवाया और उन सब के मतलब पॉइंट्स लिए और उस हिसाब से एक मतलब सो कॉल्ड आइडियल रिज्यूमे या एक परफेक्ट रिज्यूमे बनाने का कोशिश किया। ऑल राइट, कैन यू प्रेजेंट दिस रिज्यूमे एज वेल सो दैट पीपल कैन रेफर दिस? या श्योर, आई विल डू। ऑल राइट, इससे क्या होता है ना थोड़ा पॉइंटर्स पता चल जाते हैं, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ मेरे पास रिज्यूमे रिव्यू होने के लिए जो आते हैं तो अपना जो काम किया है वो उन्होंने पैराग्राफ में लिखा होता है, विच इज़ नॉट द राइट थिंग। आई गेस कोई पढ़ेगा नहीं उसको। अगर आप उसको पॉइंटर्स में लिखेंगे विथ कि क्या इम्पैक्ट था, क्या मैट्रिक्स चेंज हुआ, आपने किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करी, वो
बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट उससे क्रिएट होता है. सो यू कैन सी द रिज्यूमे, अभी स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा होगा, देख लेना आप लोग. बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. एनी टेम्पलेट दैट यू यूज्ड? मैंने डीडी ओवरलीफ का यूज़ हाँ किया हाँ था. समझ गया. ओवरलीफ का जो डीडी रिज्यूमे है, लेटेक्स वाला जो होता है वो यूज़ किया था. उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अपने आप जाकर के अपना खुद का रिज्यूमे बना करके एडिट कर लेना. ठीक है, चलो रिज्यूमे वाला पार्ट हो गया. देन यू स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल, उन लोगों से बात करना स्टार्ट किया आपने. फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज क्या आता है प्रिपरेशन का? फिर प्रिपरेशन अब आता है. प्रिपरेशन में क्या है, मल्टीपल पार्ट्स है. पहला पार्ट है डीएसए. डीएसए आपने 2-3 साल पहले किया हुआ है, लेकिन अब आप भूल चुके हो. हाँ सही बात है. तो अब आपको अच्छे से करना होगा वापस. तो अब उस चक्कर में क्या होता है कि मैंने क्या किया, लीड कोड यूज़ किया. लीड कोड में मैं रोज़ का डेली चैलेंज एक तो करता था. और फिर ये है कि लीड कोड के क्या वीकली बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं. तो मैंने वो सब कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया. नॉट फॉर द रैंक, जस्ट टू गिव योर सेल्फ द चांस, एंड मतलब आपको वो एक्सपोजर देने के लिए कि अब लीड कोड के वो कॉन्टेस्ट में क्या है, एकदम रैंडम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. बिल्कुल. तो आपने वो रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स है, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा सोच रहा है. तो उस तरह से एक अच्छा एक्सपीरियंस होता एक टाइम का प्रेशर भी रहता है. एग्जैक्टली. तो वो लीड कोड डीएसए के लिए वो चीज़ किया. और फिर जो होता है कि ऑब्वियसली जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, वो सब प्रैक्टिस किए. ऑलराइट. तो ये हो गया डीएसए वाला पार्ट. अब दूसरा आ जाता है सिस्टम डिज़ाइन. सिस्टम डिज़ाइन में 2 चीज़ें हो जाती है, एचएलडी, एलएलडी. सिस्टम डिज़ाइन एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुझे लगता है ईजी हो जाता है जब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो. क्योंकि आपको ऑलरेडी काम किए हुए हो, बस एक आपको है ना एक टच, मतलब एक एक्सपर्टीज चाहिए. बिल्कुल. एचएलडी में मैंने एक बुक पढ़ा था, मतलब सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़, और मतलब थोड़ा बहुत आर्टिकल्स ऑनलाइन, ये सब चीज़ें पढ़ी. तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर देती है कि कोई भी सिस्टम अगर बना रहे हैं, जैसे राइड शेयरिंग, राइड बुकिंग सिस्टम, इस तरह का अगर सिस्टम बना रहे हैं, तो वो आपको एक थॉट प्रोसेस दे देता है कि मतलब किस डायरेक्शन में सोचना है, कैसे सोचना है, क्या पैरामीटर्स को कंसिडर करना है, क्या पैरामीटर्स, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं इंटरव्यूज से. ये सब चीज़ें आपको, कौन सा डेटाबेस चूज़ करना है, डेटाबेस चूज़ करते हो कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना है. तो ये सब चीज़ें वो आपका हेल्प कर देता है. ठीक है. फिर एलएलडी के लिए मैंने मोस्टली ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़े. अब उसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई एक चीज़ के बारे में पढ़ना चालू किया, उसका आर्टिकल अगर पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर कोई एक कीवर्ड आ गया जो जिसके बारे में नहीं पता, तो उस कीवर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग एक अलग सर्च लगा दिया और फिर वो चीज़ पढ़ लिया. समथिंग लाइक डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च. डेप्थ फर्स्ट सर्च तरीके से पढ़ लिया वो. हाँ. तो इस तरह से आपने वो सब पढ़ना चालू कर दिया. तो और उस तरह से आपको धीरे धीरे मतलब एक एक्सपर्टीज मिल जाती है. और फिर मतलब एक तीसरा जो आजकल चीज़ होता है वो है मशीन कोडिंग. ठीक है. मशीन कोडिंग क्या होता है कि कुछ कुछ बड़ी कंपनीज लेती है, आपका एकदम स्टार्टिंग में ले लेती है मशीन कोडिंग. आपका लगभग कितनी कंपनीज में मशीन कोडिंग राउंड था? मेरा लगभग 3 या 4 कंपनीज में मशीन कोडिंग राउंड दिया था मैंने. ऑलराइट. मुझे ये भी चीज़ पूछनी थी, बिकॉज आपने 2022 में ग्रेजुएशन करी है अपनी, राइट? तो क्या इस लेवल पे भी लोग सिस्टम डिज़ाइन पूछ रहे हैं मार्केट में, मतलब स्टार्टअप्स वगैरह पूछते हैं सिस्टम डिज़ाइन? हाँ यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पूछ रहे हैं आजकल. मेरे साथ भी पूछा गया है काफ़ी कंपनीज में. इनफैक्ट जो भी मैंने ऑफर्स क्रैक किए वहाँ पे हर जगह मतलब सिस्टम डिज़ाइन पूछते हैं. अच्छा, लो लेवल हाई लेवल दोनों मिक्स करके? मतलब इट डिपेंड्स. क्या होता है कि ठीक है, लो लेवल से चालू किया, फिर अगर लो लेवल अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं तो हाई लेवल, या फिर वाइस वर्सा कि हाई लेवल से चालू किया, देखा कैंडिडेट अगर हाई लेवल में कंफर्टेबल नहीं है तो फिर ठीक है लो लेवल में चले गए. अच्छा. तो अब इस चीज़ में ये चीज़ भी रहती है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास टाइम है तो प्रिपेयर कर लो. बिकॉज ये आपको एक एडवांटेज दे देता है. किस तरह से ना, कि जब आपको अगर सिस्टम डिज़ाइन, अगर मान लो सिस्टम डिज़ाइन राउंड्स अबव एक्सपेक्टेशंस चले गए, तो आपका इंटरव्यू तो क्लियर हो गई, लेकिन बाद में जब ऑफर लेटर आएगा ना, तो वो लोग भी, हायरिंग टीम भी उस चीज़ को कंसिडर करती है कि हाँ बंदे के इंटरव्यूज अच्छे गए, तो वी शुड ऑल्सो पुश फ्रॉम आवर साइड टू गिव हिम अ बेटर ऑफर. गॉट इट. ठीक है. तो मतलब आप रिकमेंड करोगे कि कर लेना चाहिए सिस्टम डिज़ाइन फ्रेशर्स के लिए भी, राइट? ठीक है. तो नेक्स्ट यू वर सेइंग कि मशीन कोडिंग राउंड. हाँ. तो मशीन कोडिंग राउंड भी लगभग 3-4 कंपनीज में पूछा गया था, राइट? ठीक है. तो इसके बारे में बताइए कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे आपने प्रिपरेशन करी इसकी? इस मशीन कोडिंग में क्या होगा ना कि आपको जैसे बोल देंगे कि जैसे मतलब रिसोर्स शेयरिंग सिस्टम बनाने या लॉगिंग सिस्टम बनाने, की लॉग अगर किसी ने डाल रहा है तो पर्टिकुलर फॉर्मेट में करना है, और हर एक अलग अलग डेटाबेस, प्रिंट, ये सब इस तरह के करना है, तो आप बना के दो वो सिस्टम. गॉट इट. तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास. अब इन क्वेश्चंस में वो लोग का टाइम लिमिट जैसे मोस्टली रहता है 2-3 आवर्स. अब ये चीज़ क्या है, उस बेसिस पे डिपेंड करती है कि अगर जैसे आपको 2-3 घंटे दे रहे हैं तो दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट द फुल फ्लेजेड कोड. मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे बोल देंगे कि हाँ भाई ठीक है तुम तो पूरा फ्लिपकार्ट बना के दे दो. हाँ बिल्कुल.
तो वो लोग आपसे क्या है कि वो लोग खुद बता देंगे कि दिस इज द मिनिमम फंक्शनैलिटी विच वी एक्सपेक्ट एंड दिस इज द एडेड फंक्शनैलिटी विच इफ डू देन बेटर। अच्छा, ओके। अगर आपने कर दिया तो बेटर है। तो अब उसमें क्या होगा कि आपका चीज़ें जो जज होगा कि आपका कोड रनिंग होना चाहिए, और वो मे बी सैम्पल इनपुट आउटपुट के थ्रू या कंसोल के थ्रू किसी भी तरह से आपका कोड रनिंग होना चाहिए। वो बेयर मिनिमम फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए। वो बेयर मिनिमम फंक्शनैलिटीज़ इस तरह से होनी चाहिए कि वो एक्सटेंसिबल है। गॉट इट। तो कि मतलब उस कोड को अगर मुझे प्रोडक्शन में लेके जाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, वो ये जज करते हैं कि कोड आपने स्केलेबल लिखा है या नहीं स्केलेबल लिखा है, एक्सटेंसिबल है कि नहीं है, सॉलिड प्रिंसिपल्स यूज़ किए कि नहीं डिबगेबल है या नहीं है। डिबगेबल है, वेरिएबल नेमिंग किस तरह से है, मॉड्यूलैरिटी किस तरह से है, ये सब चीज़ें वो लोग जज करेंगे, डिज़ाइन पैटर्न्स, ये सब चीज़ें। ऑलराइट, तो आप जावा में कोड करते थे? हाँ, मैं जावा में करता था। सो आपने बेसिकली स्प्रिंग बूट का यूज़ हाँ, किया होगा, स्प्रिंग राइट? बूट का मैंने यूज़ किया। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डीएसए राउंड, सिस्टम डिजाइन राउंड, मशीन लर्निंग, मशीन कोडिंग राउंड्स, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट डिड यू आल्सो प्रिपेयर फॉर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह, ओएस, इन सब के कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे क्या? मतलब हल्का फुल्का कर लिया था, बट ये है ना कि ये सब चीज़ें क्या आप इंडस्ट्री में यूज़ करते आ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाता है। जैसे आपसे कभी पूछ लेते हैं कि अच्छा ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट है तो उसमें मतलब कि रिसोर्स को कैसे मैनेज करोगे, लॉकिंग कैसे करोगे, या ट्रांजैक्शंस डेटाबेस है तो ट्रांजैक्शंस कौन से पार्ट पे ट्रांजैक्शंस रहेगा, किस तरह से कॉन्करेंसी को मैनेज करोगे, ये सब चीज़ वो मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते, इनडायरेक्टली मतलब पूछ लेंगे कि ये वाला एक कोड है, इसमें मतलब आप डीबी को एक्सेस कर रहे हो, डीबी पे एक दो रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम आ रही है, तो आप इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करोगे। गॉट इट, ठीक है ठीक है। तो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं वही पूछते हैं वो बेसिकली। एग्जैक्टली। ऑलराइट, तो हमने मोटा मोटा आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जाना, विच वाज अराउंड 5 वीक्स एज यू सेड, राइट? हाँ, 5 वीक्स। तो मतलब 5th वीक के एंड में मुझे ऑफर्स आने लग गए थे। अच्छा, मतलब पहला ऑफर आपको 5th वीक में आ गया था, हाँ हाँ। राइट? किसी किसी के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। एंड एक और चीज़ भी है, मतलब इट जस्ट डजंट डिपेंड ऑन यू, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लक ऑल्सो। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू से, ये लक पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता Exactly. है कि भाई ठीक है, आपने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है ना, आपने अपना 100% दिया, लेकिन इट माइट हैपन कि कंपनी को कम लोगों की रिक्वायरमेंट थी, एग्जैक्टली। राइट? अकॉर्डिंग टू द बिजनेस कम लोगों की रिक्वायरमेंट थी, या फिर आपका दिन अच्छा नहीं था, कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया, आप सब तो नहीं पढ़ सकते, हर चीज़ तो नहीं पढ़ सकते। सो इट्स ऑल अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में अप्लाई करके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ करके, और जिन जिन इंटरव्यूज़ में फेलियर होता जा रहा है, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि जिन इंटरव्यूज़ में यू आर गेटिंग रिजेक्टेड, तो कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती थी उससे, है ना? ऐसा नहीं होता था कि वो वेस्ट चला गया। हाँ, वो ये कि मतलब जो भी इंटरव्यूज है ना, आपको हर एक इंटरव्यू आपको एक बेटर कैंडिडेट बना रहा है मार्केट में। आप अगर कोई चीज़ नहीं भी जानते ना, तो जब आपने वो चीज़ पढ़ ली तो वो एक आपको उस चीज़ में एक बेटर दे रहा है कि मतलब अब ये चीज़ भी मुझे आती है, भाई पूछ लो आप जो पूछना है। तो इस तरह से आपको भी एक इंटरनल कॉन्फिडेंस वो देने लग जाता है। तो और देखो इंटरव्यूज जो है वो मोस्टली ऑब्वियसली एक हमेशा एक फैक्ट बात है कि लक बेस्ड ज़्यादा रह जाते हैं। अगर जैसे डीएसए की बात करूँ तो भले ही आपने 1000 क्वेश्चंस कर लिए हो या 1000 डीएसए सब पढ़ लिया हो, लेकिन अगर मान लो इंटरव्यूअर ने कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपसे समहाउ मिस हो गया, तो फिर मतलब आप तो रिजेक्ट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, इवन सम वेरी गुड कोडर्स कैन मिस आउट फ्यू कॉन्सेप्ट्स, राइट? ठीक है, तो इतने सारे इंटरव्यूज, इतनी सारी कंपनीज में अप्लाई करने के बाद, इंटरव्यूज देने के बाद, रिजेक्शंस एंड सिलेक्शंस के बाद, डू यू फील कि मार्केट में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रंच चल रहा है, या फिर चीज़ें ठीक हैं? ठीक है, थोड़ा मुश्किल कह सकते हैं कि मतलब आज से 2 साल पहले जो 2021 2022 में मार्केट वो तो अलग ही मार्केट था, अलग ही था। तो बंदे 10-10 ऑफर 20 ऑफर लेके घूम रहे थे उस टाइम पे, बट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, राइट? बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, मतलब मुश्किल हो सकता है, देर आए दुरुस्त है, मतलब कभी ना कभी तो सूरज उग ही जाएगा और कभी ना कभी तो आपको मिल जाएगा। बस आपको वो करते रहना होगा, और है अभी भी ओपनिंग्स है। बस ये है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है कि जो कॉलेज वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि मतलब उनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनके लिए भी, जैसे अभी मैं भी अगर लिंक्डइन देखता हूँ तो देखता हूँ कि ठीक है फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है, तो उस तरह से थोड़ा चीज़ें हैं। हाँ, अगर इंटर्नशिप में लोग अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं विद इन 6 मंथ्स, हाँ, तो ऑफर्स मिल जाते हैं उनको। एग्जैक्टली। अब बेसिकली कंपनीज थोड़ा सा ये चाहती हैं बस कि यार अब जो कैंडिडेट आ रहे हैं ना, वो अच्छे कैंडिडेट्स आएँ और वो ठोंक बजा करके थोड़ा सा उनको ले। हाँ, ठोक बजा के, और मतलब ट्रस्ट वर्दी हो कि कैंडिडेट्स मतलब वो कंपनी में रुके भी। हाँ, तो ये चीज़ भी मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज आजकल उस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गई है कि कैंडिडेट कितना ट्रस्टवर्दी है, कि अगर हम उस पर इतना इन्वेस्ट करें तो वो एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम कंपनी में रुके। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
तो थोड़ी सी डिस्कशन उस पर भी कर लेते हैं कि आपने जो इतने सारे राउंड्स दिए उसका क्रक्स एक बार हमें बताना कि किस लेवल के क्वेश्चंस थे, और अकॉर्डिंग टू द राउंड्स चलते हैं, जो भी आपने राउंड्स हमें बताए। कुछ क्वेश्चंस अगर याद हो तो वो भी बता देना कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। डीएसए से स्टार्ट करते हैं। सो एक्चुअली मतलब डीएसए से पहले भी, डीएसए मोस्टली कंपनीज में फर्स्ट राउंड रहता है, बट कुछ कुछ कंपनीज में क्या होता है डीएसए से पहले भी मशीन कोडिंग राउंड हो जाता है। अच्छा। तो मशीन कोडिंग राउंड में कभी कभार वो लोग फिल्टरिंग कर देते हैं। तो मशीन कोडिंग राउंड में क्या होगा कि मतलब जैसे मुझसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, कि मतलब जैसे मैंने बताया कि रिसोर्स शेयरिंग या ई कॉमर्स सिस्टम बनाने, हाँ। इस तरह के वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, और वो बता देंगे कि ऐसे ऐसे फंक्शनैलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ई कॉमर्स है, तो मतलब वो प्रोडक्ट ऐड हो सके, ऑर्डर हो सके, और ये सब चीज़ें हैं, प्रोडक्ट का डिटेल्स आ सके, यूज़र रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें वो पूछ लेंगे। Alright. Accordingly, you have to make the schema and make the tables and then make the APIs. हाँ, तो अब मशीन कोडिंग में क्या होगा ना कि आप ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटाबेस इंटीग्रेट करोगे, इवन आपको इन मेमोरी डेटाबेस भी यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप सिंपल हैश मैप या इस तरह के लिंक लिस्ट या जो भी सेट, ये अच्छा, सब उतने से काम चल जाएगा, यूज कर सकते हो। मेन फोकस है APIs क्रिएट करने हाँ, एग्जैक्टली। डेटाबेस तो क्या है आखिरी में, ठीक है, जो भी डेटाबेस है उससे प्लग इन कर दो, हो जाएगा काम। ऑलराइट। तो ये तो हो गया मशीन कोडिंग का। अब डीएसए पे अगर आए तो डीएसए पे वही होता है कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर कंपनी जैसे बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रही है तो उसमें क्या होगा कि वो इजी क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो मुझसे जैसे कुछ कई जगहों पे कट एंड एल्गोरिथम तक पूछा गया है। अच्छा। तो दैट इज आई कंसिडर कि बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लीशे है, बार बार पूछा जाता है। तो वो हो जाता है। अब कई कई कंपनीज में क्या होता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि 2D DP प्लस DFS, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे। कई कई कंपनीज में मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते कि हाउस रॉबर में मतलब ग्राफ वर्जन है जिसमें ग्राफ के फॉर्म में घर है और उसमें मतलब आपको एडजेसेंट हाउसेस पिक नहीं कर सकते। अच्छा। तो उसमें मतलब ये थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। गॉट इट। तो ये तो हो गया डीएसए में। अब मतलब वो ये कि आपको आंसर तो देने पड़ेंगे कि कंपनीज का चाहे हायरिंग हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो। बस ये है कि अगर हायरिंग ज़्यादा हो रहा है तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, नहीं हो रहा है तो आपको यू हैव टू परफॉर्म द बेस्ट। गॉट इट। फिर आपका आ जाता है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन में भी फिर वही मोरलेस आपसे है ना, मतलब उसमें ये होगा कि आपसे कोड नहीं लिखवाएंगे, आपसे मोरलेस प्रिंसिपल्स वाइज आपकी थॉट प्रोसेस एक चेक करेंगे कि हाउ मच यू आर एबल टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन, हाउ मच लाइक यू आर क्वेश्चनिंग द राइट क्वेश्चंस। तो और आप मतलब किन किन फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें कि मतलब जैसे कोई भी सिस्टम अगर बनाने बोला, जैसे उबर सिस्टम बनाने को बोला, तो उसमें आपसे पूछेंगे कि मतलब कि अच्छा ठीक है डेटाबेस कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो आपको उस वक्त देखना होगा कि मतलब किस तरह की क्वेरीज है, किस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं, किस तरह का हमारा डेटा है। तो उस हिसाब से मतलब सीक्वल है, नो सीक्वल है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। ओके। तो इस तरह की वो सब चीज़ें पूछना चालू करेंगे। फिर अगर HLD हो गया तो वो LLD में घुस जाएंगे कि LLD में अच्छा मतलब डिज़ाइन पैटर्न्स या फिर मतलब किस तरह से आप कोड लिखोगे। तो वो सब चीज़ें पूछेंगे वो आपसे सिस्टम डिज़ाइन में। ऑलराइट। एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। हाँ, इसी बीच वो मतलब फंडामेंटल्स भी कवर कर लेंगे कि मतलब कोई क्वेरी है तो इस पर मतलब किस तरह से वो होगी, या मतलब कोई कोड का पार्ट है इसमें मतलब वही एज आई वाज सेइंग कि मतलब दो क्वेरीज अगर एट द सेम टाइम, जैसे अगर दो क्वेरीज होटल बुकिंग है, दो कस्टमर्स साथ में एट अ टाइम होटल रूम बुक कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे लॉकिंग का मैनेज करोगे, कॉन्सेप्ट वगैरह उसे ये सब आपका चीज़ें। क्लियर हो जाएगा। हाँ, गॉट इट। ग्रेट। सो यू गॉट अ डिसेंट आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कोई चैलेंज आया इस जर्नी में? मतलब चैलेंजेस तो मतलब मोस्टली यही थे कि मतलब जैसे कई कई जगहों पे ये है कि आपके इंटरव्यूज बहुत अच्छे भी चले गए लेकिन फिर भी मतलब आपको रिजेक्शन आ गया। जैसे अब कभी कभार क्या होता है कि मतलब मेरे से जैसे गीक्स फॉर गीक्स के पजल्स पूछ लिए। अच्छा। तो अब वो क्या होता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो पजल्स एक मैं आंसर नहीं कर पाया, लेकिन बाकी पूरा इंटरव्यूज अच्छे गए, सारे राउंड्स अच्छे गए, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एक दो तीन गीक्स फॉर गीक्स के वो पजल्स की मतलब भाई मतलब ये क्या बोलते हैं जो वो सर्कल मतलब गड्ढा खोदते हैं सड़क में, तो वो सर्कुलर ही क्यों होता है। अच्छा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जिनका मैं आंसर नहीं दे पाया, तो उसके कारण जैसे रिजेक्ट कर दिया। ओके ओके। तो बाद में ढूंढा इसका आंसर क्या होता है? हाँ, मतलब गूगल किया। ठीक है ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि यार जो चीजें नहीं आती है ना वो चीजें सीखते जाओ। ठीक है, हम इसका आंसर यहाँ नहीं बताएंगे, लोगों को खुद सर्च करने देंगे कि वो गड्ढा गोल क्यों होता है, मैन होल जो बोलते हैं ना हाँ, इसको। मैन होल को गोल क्यों होता है। ठीक है ठीक है। ग्रेट। तो प्रांजल, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इतने सारे ऑफर्स क्रैक करे हैं तो नेगोशिएट भी किया होगा, नेगोशिएशन में कोई टिप्स?
नेगोशिएशन का मतलब सबसे पहला फैक्टर ये आ जाता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर्स होने चाहिए। तो अब जैसे अगर आपने मल्टीपल ऑफर्स क्लियर कर लिए ना, तो मतलब ठीक है, नेगोशिएशन आप करोगे तो ये है कि आप बता दोगे कि हाँ ठीक है, मतलब मेरे पास इतने का ऑफर है ऑलरेडी, तो कुछ हो सकता है क्या। हाँ तो वो लोग मतलब उस हिसाब से देख लेंगे अपने पास। और मतलब ये चीज़ होती है कि वो लोग भी मतलब उनका भी एक सर्टेन बैंडविड्थ रहता है कि हाँ इस पोजीशन के लिए हमको इतना ही देना है, स्लैब रहता है एक हाँ बेसिकली। स्लैब्स, उस हिसाब से वो लोग बता देंगे। फिर मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है ना कि कभी अपने को भी ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए कि एकदम बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करवा के ले रहे हैं। बिकॉज क्योंकि पे से ज़्यादा मैटर करता है कि आपका कंपनी का कल्चर, कंपनी में काम कैसा मिल रहा है। देखो पैसा तो कमा लेंगे, बट कंपनी में अगर काम अच्छा मिल रहा है, कल्चर अच्छा है, तो उस हिसाब से मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कम पे भी है तो मतलब उधर सेटल हो जाते हैं। लाइक मैंने तो वैसे ही चीज़ें कंसिडर की ऑलराइट, थी। सो फॉर यू इट्स नॉट दैट कि जो हाईएस्ट ऑफर दे रही है उसी में जाना है, इट्स मोर अबाउट द Exactly. कल्चर आल्सो, कल्चर ऑफ द हाँ कंपनी, लर्निंग क्या मिलने वाली है, लोग कैसे हैं, वो सब भी मैटर हाँ, करता है। कंपनी का खुद का स्टेबिलिटी भी। कभी कभार क्या होता है कि स्टार्टअप्स, कुछ कुछ कंपनीज होगी जो आपको बहुत ज़्यादा पे तो कर देंगी, आपको उस वक्त लालच आ जाएगा, चले जाओगे, लेकिन क्या फ़ायदा अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर लेऑफ्स हो गए या कुछ हो गया, इस तरह का सीन हो गया, तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट थी। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से टू द ऑडियंस? नथिंग है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच प्रांजल, थैंक यू सो Thank मच you. फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग योर जर्नी विद अस। एंड आई होप आपको प्रांजल की जर्नी पसंद आई होगी। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ प्रांजल्स लिंक्डइन इन डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो एंड रीच आउट टू हिम। Yeah. बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।